Here is a case study that we are having. It says Inox Wind Energy Limited company is having total outstanding shares of 20 lakh 5,000 units with a current market price of 661. The company is having the long-term debt amounting 75 crores. As per the analyst, the cost of equity comes out to be around 9%. The average interest rate charged on the long-term debt is 8%. Corporate tax is given to be 33%, right? तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन हियर्स. ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को एंड उसके अकॉर्डिंगली आंसर भी करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज calculate the weighted average cost of capital for this discounted cash flow approach for Inox Wind Energy Limited. तो हमने जो पर्टिकुलर वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको हम WACC के नाम से जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने WACC यानी कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट की तरह यूज भी करते हैं, उसको हमने कैलकुलेट करना है. तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला WACC से रिलेटेड यहां पर बता देता हूं. दैट्स एक्चुअली इक्वल टू WACC, that is the weighted average cost of capital, is equal to E divided by V multiplied by RE, that is the cost of equity, plus D divided by V यानी कि जो भी डेप्ट कंपोनेंट है वो डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट है एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस TC, that is a corporate tax over here, right? तो इसको अकॉर्डिंगली आप आसानी से जो आपका WACC है उसको कैलकुलेट कर सकते हो. द मेन फंडाइज यानी कि जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पड़ रही है, आप टोटल आप कैपिटल के साथ कंपेयर करते हो कि आपके पास टोटल कैपिटल कितना है, तो V इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द टोटल कैपिटल. V is actually equal to the valuation and total valuation, that is equal to E plus D over here, right? So E जो है that's the market value of the business, जो D है that's actually equal to the market value of the debt over there, and जो RE है that is the cost of equity, and RD जो है that's actually equal to the cost of debt, right? तो आप इन चीजों को समझ करके आसानी से WACC को कैलकुलेट कर सकते हो. सो लेट्स कैलकुलेट द WACC फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो WACC को यहां पर कैलकुलेट हम सबसे पहले करते हैं. तो E की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 20 लाख एंड 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 661, यानी कि जो टोटल कैपिटल है आपकी वो कितनी रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू 20 लाख 5,000. तो सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है 20 लाख and further 20 lakh 5,000 2005 000 multiplied by 661, that will be equivalent to 13 crore 1 2 3 4 5 6 7 132 crore, not 13 crore, it is 132.53 crores. That is a this is a total value, right? And ये आपकी E की वैल्यू है. एंड फॉर द D की वैल्यू कितनी दी गई है, टोटल जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो कितना दिया गया 75 करोड़ दिया गया, तो ये आपका D हो गया. तो E प्लस D इज इक्वल टू V. D की वैल्यू कितनी है 75 है, E की वैल्यू जो है वी कैलकुलेटेड 132.53 है, तो टोटल वैल्यू बन गई है 207.53. यानी कि जो फॉर्मुला मैंने आपको बताया था उसमें जो डिनोमिनेटर वैल्यू वो बन गई. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से देखें E की वैल्यू कितनी है 132.53 डिवाइडेड बाय 207.53 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हम देखें तो आ रही है 9%. ठीक है, तो 9% यानी कि 0.09 यहां पर हो जाएगा. एंड फर्दर अगर हम यहां पर कॉस्ट ऑफ डेप्ट को देखें तो यहां पर हमारे पास डेप्ट कितना था 75 था, 75 डिवाइडेड बाय 207.53 एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो थी दैट इज एक्चुअली गिवन टू बी 8%, तो 0.08 हो जाएगा. एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय TC यानी कि जो आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स था तो वो आपके पास दिया गया 33%. सो 1 माइनस 0.33. ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं, राइट? तो इसको सॉल्व करते हैं अभी फटाफट से. सो इट विल बी 132.53 डिवाइडेड बाय 207.53 मल्टीप्लाइड बाय 0.09, दैट इज कमिंग टू बी 0.057 प्लस 75 divided by 207.53 multiplied by 0.08 multiplied by 0.67 पॉइंट जो 67 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज 0.019. तो ये टोटल हमारे पास आ रहा है 0.057 प्लस 0.019 एंड दैट इज कमिंग टू बी 0.756. तो ये बन जाएगा 7.6. ठीक है, तो ये हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना था, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 7.6%. तो WACC जो है हमारे पास दैट इज कमिंग आउट टू बी 7.6%. अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, राइट?
तो WACC की वैल्यू को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट सेज फॉर सम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर, इट सेज फॉर सम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी, इट रिक्वायर्ड 15 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ इनिशियल चाहिए थे। दिस प्रोजेक्ट विल जनरेट 5 करोड़ रुपीज इन द फर्स्ट 2 years, 7 crore rupees in the third year, and further it says 10 crore rupees in the fourth year with a terminal value of 10 crore rupees, right, in the fifth year. The cost of capital is given to be 5%. We need to calculate the discounted cash flow of the project. तो हमने discounted cash flow जो है उसे calculate करना है। हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है उसे यहां पर कैलकुलेट करना है। कंपनी के पास यहां पर वैल्यूज दी गई हैं एंड हमने कैलकुलेशन करनी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास यहां पर गिवन है 5% दी गई है, यानी कि WACC वैसे तो अगर हमें ना भी दिया होता तो हम WACC को कंसीडर कर लेते, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन कर दिया तो आपको अलग से 7.55 7.6 को कंसंट्रेट नहीं करना, आप 5% को कंसीडर करेंगे, राइट। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिकली वैल्यू जो होती है ना आपकी, इट्स काइंड ऑफ द थिंग कि आपने जो पैसा टोटल लगाया उसके हिसाब से देखते हो कि आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू कितनी आएगी, राइट। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो। तो यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही चीज है। तो यहां पर क्या कहा गया, इट बेसिकली सेज कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके प्रोजेक्ट में कितनी 15 करोड़ की है, दैट इज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड दिस प्रोजेक्ट विल जनरेट 5 करोड़ रुपीज इन द फर्स्ट 2 years, यानी कि पहले 2 सालों में। अगर मैं टाइमलाइन यहां पर ड्रा करूं तो फर्स्ट ईयर में भी 5 करोड़ आया, दूसरे ईयर में भी 5 करोड़ यहां पर मेरे को रिसीव हुआ, एंड फॉर द थर्ड ईयर में मेरे पास जो वैल्यू बन रही है इन द थर्ड ईयर द वैल्यू वी आर जनरेटिंग इट इज 10 करोड़ रुपीज, एंड फोर्थ ईयर में जो वैल्यू मेरे पास जनरेट आ रही है वो 7 करोड़ रुपीज इन द थर्ड ईयर, इन द थर्ड ईयर इट इज 7 करोड़, एंड इन द फोर्थ ईयर इट इज 10 करोड़ रुपीज, एंड फर्दर इट सेज with the terminal value of rupees 10 crore rupees in the fifth year, राइट। तो 10 करोड़ रुपए हमारे पास फोर्थ ईयर में आए, एंड पर्टिकुलरली हमारे पास जो टर्मिनल वैल्यू थी वो पर्टिकुलरली कितनी आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है आपके पास टर्मिनल वैल्यू आ रही है 10 करोड़ की आ रही है, ठीक है। तो फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में भी आपके पास सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि फिफ्थ ईयर में भी आपके पास 10 करोड़ की वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर वैल्यू इस तरह समझिएगा कि फिफ्थ ईयर में जो वैल्यू है दैट इज 10 करोड़, एंड आपके पास टर्मिनल वैल्यू भी 10 करोड़ की है, इस तरह से, यानी कि इसके बाद की जो वैल्यू रह जाएगी लास्ट में वो भी 10 करोड़ की ही है, राइट, इसके हिसाब से। तो अगर इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, फॉर्मुला सिंपल सा होता है, जो भी आपके पास कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय 1+r⁻n का फॉर्मुला, राइट। आर यहाँ पर दिया गया 5%, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 0.05, डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 5 करोड़ पहले साल में आया तो रेस्ट टू पावर 1 हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1.05 रेस्ट टू पावर 1 अगेन, थर्ड ईयर में हो जाएगा 7 करोड़ आया तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेस्ट टू पावर 3, राइट। फोर्थ ईयर में कितना आया, वी आर अगेन रिसीविंग 10 करोड़, तो 1 पॉइंट यहाँ पर 10 आ जाएगा, 1.05 रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगा, एंड फॉर द फिफ्थ ईयर में कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.05 रेस टू पावर हो जाएगा 5 ओवर हियर, राइट। अकॉर्डिंगली आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशंस हैं वो यहां पर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप यहां पर अभी कैलकुलेट कीजिएगा एंड डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट की आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी यहां पर कैलकुलेशन कीजिएगा एंड डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट की व्हाट विल बी द आंसर इन दिस रिगार्ड फॉर दिस द सेकंड क्वेश्चन। तो आप सब सारा का सारा ना खेल उसके बाद आपका कैलकुलेशंस का रह जाता है। जितना ज्यादा जल्दी एंड जितना ज्यादा कन्वीनियंट वे में आप यहाँ पर आंसर्स को मार्क कर पाएंगे, आप कैलकुलेशंस कर पाएंगे, उतना ज्यादा बेटर रहने वाला है आपके लिए, उतना ही ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप कैलकुलेशंस साथ में जरूर करते रहें। तो मेक श्योर कि आप कैलकुलेशंस जो हैं वो साथ में जरूर करते रहे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर जो है वो पोस्ट कीजिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है, इजी सा पार्ट है। सबसे पहले तो है 5 करोड़ डिवाइड बाय 1.05, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 4.76 करोड़। पहले का आंसर आ गया 4.76 करोड़ आ गया। दूसरे का आंसर जो रहेगा रिच पावर 2 रहेगा यहाँ पे। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 डिवाइड बाय 1.05, राइट, एंड फॉर द 0.907 आ रहा है, सो 5 डिवाइड बाय 0.907 उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ गया 5.51 आ गया। तीसरे वाले के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेस ऑफ 3 है, सो इक्वल टू का साइन 3 टाइम्स प्रेस करेंगे 1 2 3, ये वैल्यू आ गई 0.8638, 0.8638, so it will be 7 divided by 0.8638, that is actually equivalent to 8.10,
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेट मी चेक अगेन। 1/1.05, 1 2 3, सो 0.8638 है। सो 7 डिवाइडेड बाय जो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए थी वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी। 1.05 डिवाइड नहीं करना, सॉरी, अपने करना है 1 डिवाइडेड बाय करना था। सो इट विल बी 7 डिवाइड बाय 1.05 divided by 1.05 divided by 1.05. So it's coming to be 6.04. It's coming to be 6.04, right? एंड यहाँ पर क्या करेंगे, 1.05 मल्टीप्लाई, फोर्थ वाले में एक बात कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.05 एंड 4 टाइम्स है तो इक्वल टू का साइन 4 टाइम्स, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 8.22, राइट? एंड फिफ्थ वाले के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अभी। 1 डिवाइड बाय 1.05, 5 टाइम्स है, इक्वल टू का साइन 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 7.83। तो ये वैल्यूज तो देखो आपके पास अभी तक की वैल्यूज ये सारी की सारी आ गए, जो सभी वैल्यूज थी आपके पास, ये वैल्यूज आपने सारी की सारी कैलकुलेट कर ली है। जो भी वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए थी वो आपने वैल्यूज को देख लिया है। बट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, यहां पर एक वैल्यू और दी गई है। वन मोर वैल्यू इज एक्चुअली गिवन टू यू इन दिस रिगार्ड। एंड वो वैल्यू जो दी गई है आपको, कौन सी वैल्यू दी गई है? इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट वैल्यू ओवर देयर। आपको टर्मिनल वैल्यू भी तो यहां पर गिवन है। यू आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द टर्मिनल वैल्यू ओवर हियर, ठीक है? तो एक तो वैल्यूज तो ये वाली होगी जो वैल्यूज आपके पास थी, साथ के साथ आपको एक टर्मिनल वैल्यू भी दी गई थी, वो 5th ईयर की ही वैल्यू थी, राइट? तो वो वैल्यू हमने यहां पर कंसीडर कर ली है ऑलरेडी। तो इन सभी को नॉर्मली ऐड कर लेंगे। सो इट इज 4.76 प्लस 5.51 प्लस 6.054 प्लस 8.22 प्लस 7.83। तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 32.374। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। दिस इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू। दिस इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू। अगर यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया है तो काइंडली डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर कि आप ये पार्ट आपको जरूर क्लियर हुआ हो यहाँ पर। मेक श्योर दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू यू। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर। इट सेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डीसीएफ मॉडल इट इज नॉट प्रॉपरली मैच। तो हमारे पास अलग अलग तरह के जो डीसीएफ मॉडल है वो यहाँ पर रहते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ द डीसीएफ मॉडल्स दैट वी आर हैविंग ओवर हियर। एंड बहुत से यहाँ पर पर्टिकुलरली मॉडल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं, बहुत से मॉडल्स हैं, जैसे एंटरप्राइज डीसीएफ मॉडल है, इक्विटी डीसीएफ मॉडल है एंड मच मोर, राइट? तो उनसे रिलेटेड देखते हैं यहाँ पर कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें सही नहीं है। पहली चीज जो यहाँ पर दी गई दैट्स रिलेटेड टू डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में क्या कहा गया? क्वांटिटेटिव मॉडल है इन विच वी एज्यूम द फेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनीज फ्यूचर डिविडेंड। तो एज पर द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये मॉडल जो है दैट इज क्वांटिटेटिव मॉडल, क्योंकि आप इसको मेजर कर सकते हो, तो बिल्कुल क्वांटिटेटिव मॉडल है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? एंड फर्दर दिस इज पर्टिकुलरली वैल्यूइंग द इक्विटी शेयर प्राइसेस। तो आप इसमें क्या करते हो, आप इक्विटी शेयर के जो प्राइसेस होते हैं आप उनको पर्टिकुलर वैल्यू करते हो, ठीक है? एंड इसमें एजम्पशन क्या रहती है? इसमें एजम्पशन ये रहती है कि जो भी फेयर प्राइस है आपके शेयर्स का इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनीज फ्यूचर डिविडेंड। यानी कि कंपनी के जो फ्यूचर डिविडेंड आप पे करने वाले हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है जो उसका फेयर प्राइस होता है, राइट? तो दिस इज एक्चुअली ट्रू, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है? ऑप्शन ए इज ट्रू। सेकंड वन इट सेज जीरो ग्रोथ मॉडल। सेकंड वन जो मॉडल के बारे में यहां पर डिस्कशन की है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू जीरो ग्रोथ मॉडल। सो इट सेज डिविडेंड पर ईयर स्टेज मोर देन द प्रीवियस ईयर। सो दैट इज एक्चुअली नॉट द केस। दैट इज एक्चुअली नॉट द केस। तो एक यहां पर सूर्यवंशी जी ने कहा है कि सेकंड ईयर के लिए आएगी वैल्यू 4.53 आएगी। So kindly please you can be looking into it and I'll be definitely be solving it again for you. Right, just let me complete this question. So zero growth model जो होता है dividend per year stays more than, तो जब zero growth model की बात करते हैं dividend per share जो होता है वो सेम रहता है, that's not particularly more, ये गलत हो गया यहाँ पे, वो ज्यादा नहीं होता, that's actually that remains the same, वो बिल्कुल सेम ही रहता है। एंड यहाँ पर जो P0 होता है ना, यानी कि प्राइस जो रहेगा आपका इनिशियल में, that will be equal to D divided by R over there, ठीक है? तो डो डी डिवाइडेड बाय आर के इक्विवेलेंट होता है, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर बताती है टू स्टेज मॉडल के बारे में। जो टू स्टेज मॉडल है दैट्स पर्टिकुलरली काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर मॉडल है। एंड पर्टिकुलरली इसमें क्या रहता है कि आपके पास एक्सेप्शनल ग्रोथ रहती है फॉर अ नंबर ऑफ सेट ऑफ ईयर्स, बिल्कुल सही है।
कुछ एक टाइम के लिए आपके पास ये ग्रोथ जो रहती है एक्सेप्शनल ग्रोथ रहती है, एंड ये एक्सेप्शनल ग्रोथ जो होती है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। दिस कैन बी द पॉजिटिव ग्रोथ और दिस कैन बी द नेगेटिव ग्रोथ, राइट। एंड फर्दर ये कुछ एक पहले सालों में तो आपके पास या तो पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी या फिर नेगेटिव ग्रोथ रहेगी, एंड उसके बाद आपके पास एक ग्रोथ रहेगी जो कंटिन्यूसली सेम रहेगी, जो कंटिन्यूसली उसके बाद क्या रहेगी, आपके पास जो ग्रोथ रहेगी वो उसके बाद बिल्कुल सेम रहने वाली है, यानी कि उसके बाद उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो ये वाला मॉडल भी यहां पर बिल्कुल सही है। एंड फर्दर उसके बाद आता है हमारे पास एच मॉडल। एच मॉडल के बारे में लेट्स हैव अ लुक एट इट कि क्या कहा गया। पहली बात तो ये है कि एच मॉडल जो दिया गया था दैट इज एक्चुअली गिवन बाय द फुलर, FULLER एंड HSIA, सिया के द्वारा दिया गया था, राइट। तो फुलर एंड सिया ने ये मॉडल दिया था, एंड एज पर दिस पर्टिकुलर मॉडल इसमें एजम्पशन थी कि जो ग्रोथ रेट होती है वो शुरू में आपके पास हायर ग्रोथ रेट रहेगी, यानी कि शुरू में हायर ग्रोथ रेट रहेगी, फिर लीनियरली आपकी ग्रोथ रेट कम होएगी, एंड उसके बाद फिर आपके पास कंटिन्यूसली इंडेफिनिट पीरियड के लिए ग्रोथ रहने वाली है। दिस इज द एच मॉडल, दिस इज सेड टू बी द एच मॉडल। इसको एच मॉडल कहा जाता है जो फुलर एंड सिया के द्वारा दिया गया था। एंड फॉर द ये जो पर्टिकुलर पीरियड रहता है, ये जो पर्टिकुलर पीरियड रहता है जिस पीरियड के दौरान ये लीनियर आपके पास डिक्लाइन रहता है, हायर ग्रोथ से लोअर ग्रोथ में डिक्लाइन होता है, वो पर्टिकुलरली आपके पास जो पीरियड होता है दैट्स अ 2H पीरियड, दैट्स पर्टिकुलरली 2H पीरियड। यहां पर कहा गया है कि 3H पीरियड होता है, जबकि 3H पीरियड नहीं होता है, दिस इज अ 2H पीरियड। तो ये भी गलत हो गया, तो एच मॉडल भी यहां पर डेफिनेशन सही नहीं कही गई है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन यहां पर ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो डी है, दोज आर नॉट मेंशन टू बी करेक्ट। ऑप्शन बी एंड डी जो है दोज आर नॉट मेंशन टू बी करेक्ट ओवर देयर। सो लेट मी जस्ट मेंशन दैट ऑप्शन बी एंड डी दैट शुड बी द आंसर ओवर हियर, दैट इज ऑप्शन डी, ई मस्ट बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। वैसे आपको क्वेश्चन में IIMF के केस में सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शंस ही रहने वाली हैं, देयर विल बी नो 5 ऑप्शंस इन दैट रिगार्ड। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको आपके क्योंकि हमें क्लैरिटी लेकर आनी कंसेप्शन, उसके लिए मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। चलिए दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर सुनील सरवंशी जी कहते हैं कि सेकंड वाले के केस में कैलकुलेट आपने गलत किया है। सो वहां पर था 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू पावर 2। हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा रह गया, लेट मी हैव अ लुक एट इट। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 है, रेज पावर 2 है, तो इक्वल टू का साइन 2 टाइम प्रेस करेंगे 1 2। एंड सेकंड ईयर में हमारे पास कितना पैसा आया था, फर्स्ट 2 ईयर्स में आया था ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेकंड वाले को तो 0.453 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड ईयर में 4.53 रहेगा। हो सकता है कि मैंने 4.35 या कुछ और वैल्यू वहां पर लिख दियो, तो काइंडली प्लीज आप उसको एक बार रेक्टिफाई कर लेना अपने एंड पर। लेकिन आई होप कि आपको यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इट सेज फॉर द सेम कंपनी द डिविडेंड पेड इन द बेस ईयर इज 1.00 and the current growth rate is 30%. Half of the duration during which the current growth rate will level out to the expected long term growth rate is 5 years, and expected long term growth rate is given to be 10%. The investors require a rate of return of 15%. Estimate the intrinsic value of the company Inox Wind Energy Limited using the H model. यानी कि सेम कंपनी के लिए हमने एच मॉडल का इस्तेमाल करना है और इसी कंपनी के लिए हमने यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एच मॉडल में मैंने आपको बताया था कि शुरू में ग्रोथ रेट काफी ज्यादा रहती है, उसको हम कहते हैं GA। उसको हम यानी कि किसके नाम से कहते हैं, जो हमारे पास शुरू में ग्रोथ रेट काफी ज्यादा रहती है उसको पर्टिकुलरली हम GA के साथ कहते हैं कि शुरू में ग्रोथ रेट ज्यादा थी। उसके बाद आपके पास एक ग्रोथ रेट होती है जो काफी लंबे टाइम के लिए ग्रोथ रेट रहेगी, ठीक है। वो आपके पास ग्रोथ रेट रहती है काफी लंबे टाइम के लिए, यानी कि एच टाइम ईयर्स के बाद जो आपके पास लंबे टाइम के लिए ग्रोथ रहती है उसको हम कहते हैं GN। ये आपके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट होती है, राइट। एंड फर्दर इसी तरह से इसमें एक टर्म यूज होती है P0। P0 की पर्टिकुलरली होता है दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर उसको कहते हैं, ठीक है। एंड फर्दर इस तरह से D0 होता है। D0 जो होता है वो डिविडेंड की ग्रोथ आपके पास पर्टिकुलरली होती है, करंट डिविडेंड पर शेयर जितना होता है उसको हम करंट डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से नाम से जानते हैं, राइट। फॉर्मूला काफी सिंपल सा है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कि जो P0 है वही तो हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो शेयर की है P0 को हमने कैलकुलेट करना है। सो P0 विल बी इक्वल टू D0, यानी कि जो आपके पास डिविडेंड आपका पर शेयर मिल रहा है वो वाला, एंड फर्दर 1 प्लस GN, यानी कि शुरू में जो इंडेफिनिट ग्रोथ थी आपकी, शुरू में नहीं बिल्कुल एंड में जो इंडेफिनिट ग्रोथ होने वाली है उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस GN हो जाएगा। एंड फर्दर H जो लेवल था, अब ये देखो यहाँ पे हायर ग्रोथ है, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हायर ग्रोथ है, इसमें लोअर ग्रोथ है। अब इस पीरियड के दौरान जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो दोनों का डिफरेंस है, यानी कि GA में अगर 15% थी
और यहां पर 7% थी, तो इस पीरियड के दौरान कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दैट इज 15 माइनस 7%, दैट इज 8%, लीनियरली यहां पर कम हुआ, डिक्रीज हुआ, राइट। सो उसके हिसाब से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। सो एच यानी कि जो आपके पास वो पीरियड था जब आपका फेज आउट हुआ है, यानी कि हाई ग्रोथ रेट से कम ग्रोथ रेट में आप ट्रांसफर हुए हो, एच मल्टीप्लाइड बाय जी ए यानी कि हाई ग्रोथ पीरियड माइनस जी एन यानी कि आपका स्लो ग्रोथ पीरियड वाला जो टाइम पीरियड था वो आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय आर। आर एक्चुअली जो होता है दैट इज अ रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टर्स रिक्वायर करते हैं, जो इन्वेस्टर्स रिक्वायर करते हैं, आर माइनस जो आपके पास इंडेफिनिट पीरियड के लिए ग्रोथ रेट होने वाली है, दैट विल बी द डिनोमिनेटर, राइट। तो डी जीरो की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है, डिविडेंड पेड जो है यहां पर, डिविडेंड पेड जो है दैट इज 1 ओवर है, वो हमने 1 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी एन कितना दिया गया, यानी कि करंट ग्रोथ रेट, जी ए जो हो गया वो हायर ग्रोथ रेट होती है, जी ए इज अ हायर ग्रोथ रेट, एंड जो आपके पास जी एन होता है, जो आपके पास जी एन होता है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। तो एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जो दी गई है लेवल आउट होती है 5 साल में, यानी कि एच की वैल्यू यहाँ पर 5 साल की दी गई है, एंड फॉर द एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट दी गई है 10% की, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.10, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो 0.10 हो जाएगा, ठीक है। टर्म समझ रहे हैं, जी एन बेसिकली लॉन्ग टर्म वाली ग्रोथ रेट है, एंड फॉर द जिस टाइम पीरियड में ये फेज आउट हो रही है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2h, ये 2h की इक्वल होती है, ठीक है। तो उसका हाफ ऑलरेडी दिया गया, इन्होंने यहाँ पर बोला ना, यहां पर इन्होंने बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में हाफ ऑफ द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच, तो हाफ, अगर तो आपको सिंपली यहां पर हाफ ऑफ द ड्यूरेशन ना दिया हुआ था तो आपको हाफ करना पड़ता है एच की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहां पर ऑलरेडी हाफ दिया हुआ है, सो दैट इज पर्टिकुलरली गिवन टू बी 5 years, तो ये 5 years हम एज इट इज लिख देंगे, एंड फॉर द जी ए दैट इज आपके पास जो करंट ग्रोथ रेट है वो दी गई है 30% की, तो 0.30 हो गया, माइनस जो आपके पास करंट ग्रोथ रेट है वो आपके पास होगी जो इंडेफिनिट पीरियड रहेगी वो 0.10 होगी अगेन, एंड आर यानी कि कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर जो आपके पास रिटर्न रिक्वायर्ड है, रेट ऑफ रिटर्न जो रिक्वायर्ड है आपके इन्वेस्टर्स के द्वारा दैट इज 15%, 0.15 आ जाएगा, देखो यहां से वैल्यू पिक करी हमने, एंड जी एन इज अगेन 0.10। तो सिंपली अब इसको सॉल्व कर लेना हमने, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, तो ये वाली टर्म तो आपकी हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.10 प्लस यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 है यानी कि 1 है, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय है 0.05, 0.05 इक्वल है, सो 2.10 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय द 0.05 that is actually 42, 42 I guess it is coming out to be 42 or something, let's have a look at it। तो ये वाली वैल्यू जो बन रही है आपके पास 1.10 है, तो ये 1.10 रहेगी, बिल्कुल सही है। ये वैल्यू वैल्यू जो है 0.30 माइनस 0.10 है, दैट इज इक्वल टू पर्टिकुलरली 0.2010 जो रहेगा ये पर्टिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, 0.20 के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 किया हमने तो ये बन गया 1 के इक्वल हो गया, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 2.10 हो गया, ये वैल्यू जो होगी 2.10 हो गई, राइट। एंड फर्दर उसके बाद जो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.1015 माइनस 0.10, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इक्वल टू 0.05, राइट। तो उसको कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 2.10 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 0.05 दैट इज 42, तो यहां पर वैल्यू जो हमारी आ रही है, आंसर जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 42 ओवर हियर, that is equivalent to 42 and that will be the answer in this regard, okay। तो आंसर जो रहेगा that will be 42 in this regard and that is the answer। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, राइट, इंपॉर्टेंट पार्ट था, आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।